हम लोगों की जो शिक्षा पद्धति है वर्तमान में, वो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डायरेक्ट रट लेते हैं, पर हमें उनका प्रैक्टिकल यूज पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट हैं और एज ए एडवोकेट काम करते हैं और जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए सबसे पहले जजमेंट राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम जजमेंट राइटिंग पे वर्कआउट करते हैं तो हम उसका प्रैक्टिकल यूज समझ जाते हैं कि लॉ भाई प्रैक्टिकल यूज कैसे होती है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो शिक्षा पद्धति है इसमें ये होता है कि आपको चीजें रटवा दी जाती हैं और आप याद कर लेते हैं, पर आपको प्रैक्टिकली उनका कोई यूज आपके जीवन में नहीं होता है या आपको पता नहीं होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यदि आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, अच्छे लॉ स्टूडेंट बनना चाहते हैं और अच्छे जज बनना चाहते हैं, या आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं और अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको लॉ स्टूडेंट होते हुए जजमेंट राइटिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और विधान लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं जजमेंट राइटिंग पे बात कर रहा हूं। इसके पहले ही मैं जजमेंट राइटिंग के टाइटल पेज पर बात कर चुका हूं। टाइटल पेज भी मैं आपको यहीं शो कर देता हूं वीडियो में। टाइटल पेज आप लोगों के सामने आ गया होगा। तो टाइटल पेज में जो होता है, सबसे पहले न्यायालय का नाम होता है और इस पे एक हम विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। पार्टीज के नेम होते हैं और जो आइडेंटिटी होती है उस जजमेंट की, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइलिंग नंबर, सीएनआर नंबर, ये सब इसमें होता है। अब इसके बाद आता है जजमेंट राइटिंग का जो ऑपरेटिंग पार्ट है, उसके पहले वाला एरिया। उसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है निर्णय आज दिनांक को घोषित। उसके बाद फर्स्ट पैरा आता है और फर्स्ट पैरा जो है इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है उस जजमेंट का। किस लॉ के अकॉर्डिंग रेमेडी मांगी गई है, वादी ने क्या मांगा है, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। ये हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिमिनल केसेस पे एक और वीडियो बना देंगे। तो सिविल केसेस में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध क्या अनुतोष मांगा है न्यायालय से और किस आधार पर मांगा है। यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसका भी हम लोग वर्णन जो है फर्स्ट पैरा में करते हैं। सेकंड पैरा की जब बात आती है तो सेकंड पैरा में हम लोग स्वीकृत तथ्य, एडमिटेड फैक्ट जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, एडमिटेड फैक्ट की बात करते हैं। क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो तथ्य होते हैं वो स्वीकृत होते हैं। तो हम लोग उन चीजों को डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट याद आ रहा होगा, उसमें बताया गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम लोग निकाल के सेकंड पैरा में रख देते हैं कि अब हम इन पर बात नहीं करेंगे अलग से, और इन चीजों को अलग से साबित करने की, इनके संबंध में कोई फाइंडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड आता है वादी का वाद इन शॉर्ट, प्लेंटिफ का प्लेंट इन शॉर्ट। तो हम लोग संक्षिप्त में वादी का वाद लिखते हैं। और जब हम एग्जाम पर्पज से बात करें यदि इसकी, तो एग्जाम पर्पज से हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, हमें कम लिखना है इस पे, क्योंकि हम अपना टाइम बचा लेंगे तो पीछे यूज कर सकते हैं। हाँ, आप शॉर्ट कैसे करते हैं? तो शॉर्ट लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसको एक स्टोरी में लिख दीजिए। स्टोरी जैसे आपके लिए मान लीजिए 3 पेज की दी गई है, तो आप कोशिश ये करें कि 1 पेज से कम की ही स्टोरी लिखें आप। और उसको पढ़ने के बाद एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप कनेक्टिविटी बीच में कहीं ना तोड़ें। आपको लगे कि एक छोटी सी स्टोरी बता दी है, एक बड़ी स्टोरी को जो है छोटी स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार से फोर्थ पैरा में प्रतिवादी का प्रतिवाद या लिखित कथन जो है वो इन शॉर्ट दिया गया होता है, तो उसको भी आपने इन शॉर्ट कर दिया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पैरा में। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो हम पैरा वाइज की बात कर रहे हैं, यदि वादी का बात बड़ा है तो आपको ऐसा नहीं करना कि एक ही पैरा में, आप 2 पैरा 3 पैरा में आप तोड़ सकते हैं उसको। और पैरा में जब तोड़ते हैं तो उसके लिए एक क्रमांक अलग से देंगे आप। और उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने लिया तो 3 पैरा में तोड़ दिया पर क्रमांक नहीं दिए, तो उसको क्रमांक भी देना होगा। तो अभी जो हम लोग इन शॉर्ट एग्जाम पर्पज से जब बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैरावाइज ही चलते हैं कि थर्ड पैरा में वादी का वाद, फोर्थ पैरा में जो है प्रतिवादी का लिखित कथन, अर्थात रिटन स्टेटमेंट को लिखते हैं। अब आता है फिफ्थ पैरा। फिफ्थ पैरा में हम लोग वो क्वेश्चन लिखते हैं जो उस बाद में डिसाइड किए जाने हैं, जिनको हम लोग हिंदी में विवाद्यक बोलते हैं और इंग्लिश में इशू बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इशू बनाने होते हैं और इशू बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मध्य प्रदेश सिविल जज में जो है 10 नंबर का इशू बनाने के लिए अलग से भी आता है। और
यदि हमसे पूछा जाए तो जजमेंट की आत्मा भी इशू ही होते हैं। यदि आपने सही से इशू सेट कर लिए, इशू सही से बना लिए, तो आपने डिस्प्यूट सही से पकड़ लिया, और जब आपने डिस्प्यूट सही से पकड़ लिया है तो आप फाइंडिंग भी अच्छे से दे पाएंगे उसके संबंध में, और जब फाइंडिंग अच्छे से देंगे तो आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। मतलब आपने पूरा डिस्प्यूट एक भी बार में सॉल्व कर दिया है, उसका इफेक्ट आपके नंबरों में दिखेगा। अब आता है फिफ्थ पैरा, आपका खत्म हो गया जिसमें आपने इशू लिखे थे। अब हर एक इशू को हमें डिसाइड करना होता है। डिसाइड कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू एविडेंस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मार्शलिंग करते हैं, जिसको हिंदी में क्रमबंधन बोला जाता है, और यदि इसका अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एविडेंस बोला जाता है। अब एविडेंस भी दो प्रकार के होते हैं, लिखित और दस्तावेजी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो इन दोनों दस्तावेजों को, साक्ष्य को जो है हम लोग क्या करेंगे, जमा लेंगे। अब जमाने में क्या होता है, एक क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी लिख दो। जिसने जो वाद लाया है, सबसे पहले वादी की साक्ष्य होगी। वादी जिस सपोर्ट में जो एविडेंस प्रस्तुत किए हैं अपनी साक्ष्य के, वो एविडेंस आ जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर उसके बाद उसके सपोर्ट में और विटनेस आए हुए हैं तो उनकी साक्ष्य होगी। इसके बाद प्रतिवादी, प्रतिवादी ने अपने सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हैं तो वो। उसके बाद और कोई सपोर्ट में विटनेसेस पेश किए हैं तो वो। इन विटनेसेस को जो है हम लोग नाम से जानते हैं। जैसे पहला जो विटनेस पेश होगा वादी की ओर से, तो वादी साक्षी एक, प्लेंटिफ विटनेस क्रमांक एक के नाम से देखेंगे, जिसको इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं भाषा एक, और इंग्लिश में लिख सकते हैं PW1। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्षी एक, दो, तीन, चार, जो भी है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे DW1, डिफेंडेंट विटनेस क्रमांक 1, नंबर 1। तो ये DW1 आ जाता है। DW2, DW3। यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट भी उनके अपने नाम से नहीं जाना जाता है, उनको जो है कोर्ट में एक नाम दे दिया जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रदर्श, इंग्लिश में एग्जिबिट बोल देते हैं। तो प्रदर्श P1, P2, P3, P4 ये नंबर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के। डिफेंडेंट की ओर से आता है तो प्रदर्श D2, D1, D2, D3, D4 ये आ जाता है। अब इनके बाद आता है आपका एप्रिसिएशन, मतलब साक्ष्य का मूल्यांकन। जो वादी ने बोला है दस्तावेज पेश किए हैं, जो प्रतिवादी ने बोला है दस्तावेज पेश किए हैं, उनके संबंध में अब न्यायालय को लॉ देखना होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वादी सही है या प्रतिवादी। प्लेंटिव की जो एविडेंस है उनका वेट ज्यादा है या डिफेंडेंट के जो एविडेंसेस हैं उनका वेट ज्यादा है। और एक चीज और है कि यहां जो है 100% प्रूफ नहीं करना होता है, केवल संभावना की बहुलता तक ही साबित करना होता है। मतलब यदि आपने लगभग लगभग भी प्रूफ कर दिया है तब भी प्रूफ मान लिया जाता है। क्रिमिनल केसेस से इस चीज में सिविल केसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे संदेह से परे साबित करना होता है क्रिमिनल केसेस में, पर सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है क्रिमिनल केसेस में, पर सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता है। यहां संभावना की बहुलता तक, लगभग आपने प्रोबेबिलिटी में भी प्रूफ कर दिया है तब भी प्रूफ मान लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग देखेंगे कि भाई किसका पक्ष सही है, कौन गलत है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर देंगे। और उसको हम बोल देंगे कि जो विवाद्य क्रमांक एक है, यदि वादी ने प्रूव कर दिया है तो हम लोग बोल देंगे प्रूव्ड, हिंदी में बोलेंगे प्रमाणित। यदि उसने प्रूफ नहीं कर पाया तो डिस्प्रूव लिख देंगे उसके सामने जो क्वेश्चन बनाया है, मतलब उसकी फाइंडिंग में। और ये सब करने के बाद फिर हम इसके फर्दरेंस में, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डिक्री तैयार करेंगे, जिसको जजमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट बोला जाता है। और ऑपरेटिंग पार्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जजमेंट में वादी को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, इसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, वादी उठाएगा कि प्रतिवादी उठाएगा, क्या अनुतोष दिया गया है, वो सब हम लोग डिक्री में लिखते हैं। तो ऑपरेटिंग पार्ट डिक्री ही होती है, और डिक्री हम अलग से बनाते हैं जाके लास्ट में। मतलब सिविल के जजमेंट का जो लास्ट पैरा होता है वो होता है डिक्री। वैसे उसको डिक्री नहीं बोला जाता है, वो ऑपरेटिंग पार्ट होता है। डिक्री उसके फर्दरेंस में तैयार की जाती है, पर वो डिक्री की एक तरीके से देखा जाए तो छाया प्रति ही है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो वादी को दिया गया है अनुतोष, या वादी का बात खारिज कर दिया गया है, तो खर्चे वगैरह लगाए गए हैं, ये डिक्री से पता चलता है। लास्ट में न्यायालय क्या करता है, साइन करता है कि निर्णय मेरे द्वारा लिखा गया, हस्ताक्षर, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड
सागर मध्य प्रदेश, इस टाइप से। और एक साइड लिख देते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कि निर्णय जो है खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया, हस्ताक्षर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका जजमेंट का एक फॉर्मेट हो गया सिविल का। इसी प्रकार से क्रिमिनल के जजमेंट पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं अभी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला हुआ है इस चैनल को, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हर एक वीडियो पे आप लाइक करें, कमेंट करें, आप अपने विचार व्यक्त करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस चीज़ से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और नए नए क्रिएटिव वीडियो बनाने का एक और जज्बा मिलता है। मेरी टीम जो है वो खुश होती है इन सब चीज़ों को देख के, तो हम लोग और एनर्जी के साथ कार्य करते हैं। तो आप लोगों से चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।